नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। महाराष्ट्र में मचे सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उद्धव ठाकरे ने बागियों से एक भावुक अपील की है। उन्होंने लिखा है कि परिवार के और पार्टी के मुखिया के नाते उन्हें इन बागी विधायकों की फिक्र है। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सभी बागी विधायकों से आमने सामने आकर, मुंबई आकर बैठकर बात करने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि वो बागी विधायकों की भावनाओं की कद्र करते हैं। शिवसेना से ज्यादा सम्मान उन्हें बाहर कहीं नहीं मिलेगा। यह बात भी उद्धव ठाकरे ने लिखी है। साथ ही यह भी लिखा है कि अभी देर नहीं हुई है, अगर सामने बैठकर बात करे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। और महाराष्ट्र पर मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक और राजधानी दिल्ली में भी जबरदस्त हलचल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय राजधानी दिल्ली में है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होगी और साथ ही साथ बीएल संतोष भी उस बैठक में होंगे। माना यह जा रहा है कि जो शिवसेना के बागी विधायक है और जो निर्दलीय विधायक है, सभी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उधर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और उन्होंने राजधानी दिल्ली आने की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, मैं तो मुंबई जाऊंगा। शिंदे ने हुंकार भरी कि मैं अभी शिवसेना में हूं और बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाने का काम कर रहा हूं। मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल। और जल्द ही इस अगले कदम के उठाए जाने की उम्मीद भी की जा रही है। लेकिन क्या होगा यह अगला कदम, इस समय मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, अगला कदम क्या भारतीय जनता पार्टी और ये बागी विधायक मिलकर उठाएंगे और क्या इसी को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर एक बहुत भावुक अपील की है इस बार? मौसमी जी बिल्कुल। देखिए गौरव, आपको बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे जो बागी शिव सैनिक है उनको अपने परिवार का हिस्सा बता रहे हैं। और यहाँ पे पीछे आप देखिए कि आदित्य ठाकरे अभी ये दूसरी बार है जब वो कुर्ला में मुलाकात करने आ रहे हैं। मंत्रालय आफ्टर दिस वील मीट यू देयर। यहीं पे बात कर लेते हैं आदित्य, 2 मिनट के लिए। ट्रैफिक में मत उधर कोने में रुक जाते हैं। अब रुकी भागो मत, मैं आपको प्रॉमिस देता हूं। आई विल डू इट। तो यहाँ पे गौरव, दरअसल आदित्य ठाकरे कुर्ला में जो बिल्डिंग गिरी है वहां का मुआयना जायजा लेने आए थे और तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने मौसमी रहिए मेरे साथ। सुप्रिया सूले एनसीपी की नेता कुछ बोल रही है, जल्दी से सुन लेते हैं। सरकार इतना अच्छा अगर जीआर करके काम कर रही है तो आपने सराहना करनी चाहिए कि वाह व्हाट अ गवर्नमेंट। खात्यांमध्ये फेरबदल झाले, खात्यांमध्ये फेरबदल झालेला आहे. While these GRs were also being passed as well, because we have seen now that the numbers are not in your favor. See, my whole point is that administration is a way of serving people. So if the GRs are going to help citizens of Maharashtra, you should encourage it. खात्यांमध्ये फेरबदल झालेला आहे. एकीकडे I can only reply once at a time. तमाम विधायकों को बुलाने की कोशिश हो रही है। एक इमोशनल अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, जबकि शिवसेना के तमाम नेता उनके खिलाफ बात कर रहे हैं।
साथ ही आदित्य ठाकरे का ये भी कहना है कि इन नेताओं को लेकर पहले ही आगाह किया गया था कि इन्हें दोबारा चुनावी मैदान में ना उतारें, फिर भी उन पर विश्वास करके उतारा गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सब मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ उद्धव जी का जो भाषण, वो जो ट्वीट आया है वही मैंने देखा है। और मेरे ख्याल से ये जो शिवसेना है वो माननीय बाला साहब और माँ ने मिलके बनाई है। हर फंक्शन में जब बाला साहब रहते थे, माँ उनके साथ खड़ी रहती थी। और जब मैं उद्धव जी को मिलती हूँ, मुझे हमेशा माँ की याद आती है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रहन सहन बहुत माँ की तरह है और एक फैमिली की तरह ये पार्टी हमेशा रही और आगे भी रहेगी। और हमारे so interesting that I am so patiently talking to y'all and y'all are in such a rush. माझा संपला नहीं है. I am not done. If you then you will not get me. You have made me lose my whole thinking track. I was fully on a track. You don't have to be sorry. तो सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार बहुत तेजी से निर्णय ले रही है तो इसकी तो सराहना होनी चाहिए। प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, वो क्यों ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के निर्णय हो रहे हैं, क्यों ये निर्णय हो रहे हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी अभी भी हमारे साथ जुड़ी है। और मौसमी, आप तेजी से उत्तर लेने का प्रयास कर रही थी उस समय आदित्य ठाकरे से। आदित्य ठाकरे के लिए भी चुनौती बड़ी है, उनके पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौती मौसमी इस समय बड़ी है, सरकार को बचाने की और सरकार से ज्यादा पार्टी को बचाए रखने की। और इसीलिए संभवतः ये इमोशनल अपील कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, उनको अभी भी उम्मीद है। हम मौसमी से एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि आ जाइए वापस, मिलकर बैठकर बातें करते हैं और कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं इतनी तेजी से जो समीकरण भी बदल रहे हैं और जो घटनाएं भी चल रही हैं, गुवाहाटी में भी, राजधानी दिल्ली में भी और मुंबई में भी। महाराष्ट्र के सियासी संकट में इस समय राजभवन भी एक्टिव मोड में है। राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसलों पर अब हिसाब मांग लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि 22, 23 और 24 जून को जब उद्धव सरकार ने अंधाधुंध सरकारी फाइलें निपटाई, कई प्रस्ताव पास किए, उनकी जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल है। अब तक उद्धव और शिंदे कैंप में घमासान छिड़ी थी, अब राज्यपाल की भी एंट्री हो गई। राज्यपाल ने उद्धव सरकार के अंधाधुंध फैसलों की फाइल तलब कर ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी आदेश वाली फाइलें मांगी गई हैं, जो 22 से 24 जून के बीच जारी किए गए। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिन में उद्धव की अस्थिर सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को क्लियर कर करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायती चिट्ठी को आधार बनाया। प्रवीण दरेकर ने 24 जून को ही राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और अंधाधुंध फैसले ले रही है। 3 दिन में 200 से ज्यादा फैसले लेने, करोड़ों रुपए जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास खाली कर चुके हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अंधाधुंध फैसले शक पैदा करता है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र सरकार धड़ल्ले से काम करती नजर आ रही है, क्योंकि महज कुछ दिनों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल्स और फाइल्स साइन कर चुकी है सरकार। और अब इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि राज्यपाल के ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और पिछले 3 दिनों में यानी 22 जून से 24 जून तक कितने प्रपोजल्स साइन हुए हैं, इसके डिटेल्स उन्होंने मंगवाए हैं। राज्यपाल की चिट्ठी पर शिवसेना भड़क गई। संजय राउत ने तो पुरानी पड़ी फाइलों को निपटाने का सुझाव दे दिया। अरे बाप रे,
त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलावर पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात, त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून विधान का देऊ शकलो नाही. 12 आमदार विधान नामनियुक्त. ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लियर करावी. महाराष्ट्र में मौजूदा हालात में राजभवन की भूमिका काफी बढ़ गई है. राज्यपाल की हर गतिविधियों पर नजर है. राज्यपाल ने सिर्फ फाइलें ही नहीं मंगाई बल्कि बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर डर दूर करने के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा देने को भी कहा. अब फ्लोर टेस्ट को लेकर राजभवन पर नजर है. क्या राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते हैं या फिर अविश्वास मत आने का इंतजार करते हैं? मुंबई से साहिल जोशी और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो. महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष और बीजेपी के जो नेता हैं प्रवीण दरेकर, उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी. उद्धव सरकार की ओर से अंधाधुंध जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन फैसले जो लिए जा रहे हैं 22, 23, 24 जून को, उस पर प्रश्न उठाए. प्रवीण दरेकर ने आज तक से खास बातचीत की और एक बार फिर इन्हीं आरोपों को दोहराया कि कैसे अल्पमत में आने के बाद भी करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें अंधाधुंध क्लियर किया जा रहा था. लीडर ऑफ अपोजिशन प्रवीण दरेकर इस वक्त हमारे साथ हैं. एक बड़ी बात सामने आई है कि गवर्नर ने पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार करोड़ों के प्रोजेक्ट 2 से 3 दिनों में अप्रूव कर चुकी है, जबकि गवर्नमेंट को लेकर के रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है. इसमें आपने खत भी लिखा था, क्या जानकारी? मैंने खत लिख के, महाराष्ट्र में आज राजकीय वोलेटाइल स्थिति है, सरकार अल्पमत में है, कई मंत्रियों भी बाहर है. इसी वक्त सैकड़ों की संख्या से जीआर निकाले गए, जिस जीआर के पीछे उद्देश्य अच्छा नहीं है, गैरव्यवहार होने की शंका है, कंट्राटदारों को कई लोगों का हित जताने के लिए ये किया गया, ये मेरा आरोप है. और इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को खत लिखा था कि इसके ऊपर ध्यान दे, कार्रवाई करे, जांच करे. और मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि यह विषय गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सरकार को इसके बारे में रिप्लाई मांगा है, उसमें इंटरवेंट किया है और जनता का हित संरक्षित करने का काम राज्यपाल महोदय ने किया है. उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं. क्योंकि यह सरकार आज इसी तरह की स्थिति होते लगभग 450-500 जीआर एक दिन में निकालते, अपलोड करते, लेकिन हजारों जीआर है जो अपलोड ही हुए नहीं. लेकिन अपलोड नहीं हुआ इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? तो आता है. तो आज कल परसों आपने अपलोड नहीं किए हुए जीआर कौन से है वो भी लोगों के सामने आएंगे. भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि इस समय महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो तटस्थ होकर उसे देख रही है, यानी वेट एंड वॉच की स्थिति है. शिवसेना के सांसद संजय राउत ये कह रहे हैं कि शिवसेना भी इसी वेट एंड वॉच की स्थिति में है. संजय राउत और बीजेपी नेता सुरेश मुंगटीवार के बीच एक जुबानी जंग हुई, हम आपको वो दिखाते हैं. हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है. कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी और कोर टीम में इस विषय पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निर्णय करेंगे. अभी कोई परिस्थिति में वेट एंड वॉच हम देख रहे हैं और परिस्थिति पे नजर लगाए हुए. भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सिद्ध करने की अभी तो आवश्यकता नहीं. अभी हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाडी या अल्पमत कब सिद्ध करेगी. किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत. ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर दुसरं कोणी करत असेल समोरून तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे. देवेंद्र फडणवीस हे या राज्याचे विरोधी पक्ष नेते, त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी आमदारांचं बळ आहे. विरोधी पक्षामध्ये जरी ते असले तरी त्यांच्याकडे 116 आमदारांचं बळ आहे. इतका मोठा विरोधी पक्ष महाराष्ट्रामध्ये कधी निर्माण झाला नव्हता. त्याच्यामुळे
हा विरोधी पक्ष विधायक काम चांगल्या प्रकारे करू शकतो आणि महाराष्ट्राला पुढे नेऊ शकतो, ही आमची कायम भूमिका आहे. फूक के कदम रखने का नहीं, राजनीति में हम कुर्सी के लिए नहीं, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना, ये हमारी भूमिका रही है. भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नमो मातृभूमि जिते जन्मभूमी, नमो आर्य भूमि जिते वाडभूमि, नमो पुण्यभूमि जिये कामी, पडो देह माझा सदा ती नमीवी, ये भूमिका से काम किया है. तो हमें कोई घाई है क्या? देश की जनता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक, अगर देश की जनता ने हमें सेवा की संधि दी है, भारत माता के चरणों में अपनी सेवा अर्पण करने की संधि दी है, तो एक राज्य के लिए कोई घाई थोड़ी है. पश्चिम बंगाल के टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा है. तो ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है? इस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है. झारखंड में भी चल रहा है. लेकिन कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं, चाहे मुझे यहां से गिरफ्तार करके लेके जाएंगे. हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढाई या देशामध्ये. सियासी संकट के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि अदालत में अगर एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना का हिस्सा नहीं माना जाता तो क्या बागी विधायकों को किसी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, किसी पार्टी में मर्ज करना पड़ सकता है, और ऐसी सूरत में उनके पास सियासी विकल्प क्या हो सकते हैं? शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि शिवसेना विधायक दल के असली नेता वो ही हैं। उनके साथ सीएम उद्धव ठाकरे से ज्यादा शिवसेना के 39 विधायक हैं। ये बात अगर कोर्ट में मान ली जाती है तो शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट। लेकिन अगर शिंदे की दलील नहीं मानी जाती है तो उन्हें किसी पार्टी में शामिल होना पड़ सकता है। वो पक्ष कौन सा हो सकता है? एक चर्चा ये है कि शिंदे गुट को एमएनएस में जोड़ बीजेपी अपने प्लान को अमली जामा पहना सकती है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से 2 बार फोन पर बात की है। हालांकि राज ठाकरे इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी सर्जरी हुई है। शिंदे ने राज से उनकी सेहत पूछी और ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। जिस हिंदुत्व को लेकर शिंदे उद्धव ठाकरे पर वार कर रहे हैं, उसी हिंदुत्व को लेकर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर हाल के महीनों में काफी हमलावर रहे हैं। राज ने पिछले कुछ समय से खुद को शिवसेना से ज्यादा हिंदुत्ववादी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो हनुमान चालीसा का मुद्दा हो या फिर लाउड स्पीकर का। शिवसेना ने तो राज ठाकरे पर यहाँ तक आरोप लगाया था कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। विचारधारा के स्तर पर भी एमएनएस इस समय शिंदे गुट के लिए काफी मुफीद रहेगी। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे दोनों ही बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से प्रभावित हैं और उनकी तरह ही कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तुमच्या तोंडून भाजपचं नाव निघतं, तुमच्या तोंडून प्रहार बच्चू कडूंच्या पक्षाचं नाव निघालंय, नाही म्हणजे की कोणत्या पक्षात ते जाऊ शकतील. आता एमआयएमचंही तुम्ही बोललेत, मनसे कधी निघत नाही. जावं ना त्याने, कुठल्याही पक्षात जावं. मनसेला जर मुख्यमंत्रीपद मिळणार असेल अशा पद्धतीनं तर ऐतिहासिक गोष्ट। एमएनएस का भले ही विधानसभा में एक विधायक है, लेकिन पार्टी लगभग पूरे महाराष्ट्र में स्थापित है। ऐसे में किसी अन्य दल के साथ विलय की जगह शिंदे गुट के लिए एमएनएस सबसे सटीक पार्टी हो सकती है। वैसे एक चर्चा ये भी है कि क्या बीजेपी विकल्प बन सकती है। शिंदे गुट का पहले से ही कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ऐसे में बीजेपी एक विकल्प जरूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी में विलय के लिए कई विधायक तैयार नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के सियासी संकट में राजभवन भी इस समय एक्टिव मोड में है। कोविड से उबरते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसलों पर हिसाब मांगा है। राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए गए सरकारी फैसलों की फाइलें अब मंगवाई हैं। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल है। अब तक उद्धव और शिंदे कैंप में घमासान छिड़ी थी। अब राज्यपाल की भी एंट्री हो गई। राज्यपाल ने उद्धव सरकार के अंधाधुंध फैसलों की फाइल तलब कर ली है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी आदेश वाली फाइलें मांगी गई हैं, जो 22 से 24 जून के बीच जारी किए गए। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिन में उद्धव की अस्थिर सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को क्लियर कर करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायती चिट्ठी को आधार बनाया। प्रवीण दरेकर ने 24 जून को ही राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और अंधाधुंध फैसले ले रही है। 3 दिन में 200 से ज्यादा फैसले लेने, करोड़ों रुपए जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास खाली कर चुके हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अंधाधुंध फैसले शक पैदा करता है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र सरकार धड़ल्ले से काम करती नजर आ रही है, क्योंकि महज कुछ दिनों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल्स और फाइल्स साइन कर चुकी है सरकार। और अब इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि राज्यपाल के ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और पिछले 3 दिनों में यानी 22 जून से 24 जून तक कितने प्रपोजल्स साइन हुए हैं, इसके डिटेल्स उन्होंने मंगवाए हैं। राज्यपाल की चिट्ठी पर शिवसेना भड़क गई। संजय राउत ने तो पुरानी पड़ी फाइलों को निपटाने का सुझाव दे दिया। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलावर पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात। त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून योगदान का देऊ शकलो नाही। 12 आमदार नामनियुक्त, ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लियर करावी। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात में राजभवन की भूमिका काफी बढ़ गई है। राज्यपाल की हर गतिविधियों पर नजर है। राज्यपाल ने सिर्फ फाइलें ही नहीं मंगाई, बल्कि बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर डर दूर करने के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा देने को भी कहा। अब फ्लोर टेस्ट को लेकर राजभवन पर नजर है। क्या राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते हैं या फिर अविश्वास मत आने का इंतजार करते हैं? मुंबई से साहिल जोशी और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।